आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे अदने से लड़के के बारे में, जिसे उसके गाँव से, उसके स्कूल से, उसके घर से सिर्फ़ इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि वो लड़ाई बहुत करता था। गाँव से निकाले जाने के बाद उसका आगमन होता है बनारस में और वहाँ पे सबसे पहला जीविकोपार्जन के लिए, ज़िम्मेदारी उठाने के लिए काम करना पड़ता है एक प्लम्बर का। प्लम्बर का काम करते समय मिलता है उसी के साथ के सहकर्मियों से उसको ताना और ताने को पूर्णतया संबलता से लेते हुए उसने इसको अपने मोटिवेशन में डाला और वहाँ से निकल करके जारी होती है एक खोज, एक इंस्टीट्यूट की, एक कोचिंग की, एक अच्छे कोचिंग की और वहाँ पे क्लास करना था वीडियोग्राफी का। लेकिन वहाँ पे भी मिलता है एक छल-छलावा और धोखा। पैसा लिया जाता है, क्लासेस नहीं चलती हैं, पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन सच कहा गया है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो किसी न किसी एक अवतार को आना होता है। तो वैसे ही एक इंसान आया भगवान बन के, दीपक, जिनका नाम है दीपक जी। दीपक जी आते हैं और उस लड़के को बढ़िया से तैयार करते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी सिखाते हैं, एडिटिंग सिखाते हैं और उसके बाद उसको व्यवसाय में डालने के लिए, व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस व्यवसाय को प्रेरणा लेने के बाद वो लड़का, ज़िम्मेदारियाँ यहीं नहीं ख़त्म होती, दुःख के रास्ते यहीं नहीं ख़त्म होते हैं। पास में कैमरा नहीं होने के का गम होता है और क्लाइंट्स नहीं होने के दुःख होते हैं। इन दोनों से जूझते हुए कैमरा रेंट पे लेने के लिए बहुत दूर तक का सफ़र सिर्फ़ साइकिल से तय करता है और आज वही लड़का साइकिल से लेकर के कार तक का सफ़र तय करता है और स्टार्ट करता है बनारस में पहला इंडोर स्टूडियो। और उसी के इंडोर स्टूडियो में मैं संगीता पुत्र गोविंद स्वागत करता हूं अपने पहले पॉडकास्ट में उसी अदने से लड़के का, जिसका नाम है सुरजीत उर्फ सोनू जी। नमस्कार। नमस्कार सर। आप यहाँ तक का जो सफ़र आपने तय किया काफ़ी रोंगटे खड़े कर देने वाला रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग भी रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अगर दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? और मेरा तो मानना ये है कि जैसे कि कोई भी सफ़र मुश्किल नहीं होता है, बस शुरुआत थोड़ी कठिन होती है। जैसे ही आप किसी भी काम की शुरुआत कर देते हैं और चलते धीरे धीरे क्या होता है कि लोग मिलते जाते हैं, सपोर्ट मिलता जाता है, टीम बनती जाती है और एक समय आता है कि आप बहुत आगे चले जाते हैं। तो मैं अभी बहुत आगे तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, कुछ करने की, लोगों को कुछ नया दिखाने की, नए स्टूडेंट्स को पढ़ाने की। अच्छा, ऐसा मैं कर रहा हूँ सब। अरे बढ़िया। तो अमूमन आपको, मतलब मेरा ये पहला प्रश्न ये होगा आपसे कि इस तरीके का काम करने का मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? क्योंकि आपका फील्ड स्टार्टिंग में कुछ और ही रहा है, आप काम कुछ और कर रहे थे और वहाँ से आपका इस तरीके की तरफ, इस वेडिंग की तरफ रुझान, कैमरे की तरफ इंटरेस्ट, ये कैसे जगा? एक्चुअली लड़ाई झगड़ा शुरू से शौक में करते थे, तो ठेकेदार बनने की इच्छा थी। ठेकेदार बनना चाहते तो उसकी वजह से कुछ घर की आर्थिक स्थितियां सही नहीं थी, तो निकले और कंस्ट्रक्शन फील्ड में गए। लेकिन मेरे साथ काम करते करते एक लड़का, मेरा कलीग ही था, तो वो बोला कि ऐसे ही काम करते थे हम लोग, तो भोजपुरी में ही सब लोग बातें चीतें करते हैं, तो बोला कि तोरे हमरे में क्या फ़र्क है। अरे वाह! तो हम बोले कि तुमने पढ़ाई नहीं किया और हमने पढ़ाई किया है, इसके अलावा कोई नहीं फ़र्क है। तो यही बोला कि शब्दशः हमसे यही बोला कि तोरे हमरे में कोनो फर्क ना है, काम तुम वही करत हुए, काम हम वही करत हुए। तो उसी दिन से मैंने ये प्लम्बर का काम त्याग दिया और एक अलग मुकाम पे निकला। तो कभी-कभी क्या होता है ना, ताने बड़े काम कर जाते हैं। और जैसे ये ताना अगर इनको नहीं मिला होता भाई साहब, तो आप इधर ठेकेदार होते अब तक। कह सकते हैं कि आप ठेकेदार होते। अद्भुत, अद्भुत। तो आप ये उस इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहेंगे जहाँ पे आपसे पैसे भी लिए गए और आपको पढ़ाया भी नहीं गया था? हाँ, अगर नाम ना लेना चाहें तो कोई दिक्कत नाम नहीं लेना चाहते हैं।
अच्छा लेकिन अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको जरूर याद आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, हाँ, वो अगर वो हमको डेफिनेटली। देखेंगे तो उनको जरूर याद आ जाएगा कि शायद यही वो लड़का है। हाँ, उन्होंने हमसे पेमेंट लिया अच्छा और अपने बनारस के ही इंस्टीट्यूट थे, उस समय वीडियो मिक्सिंग का क्रेज था। अच्छा। लोग वीडियो प्रोजेक्ट पे वीडियो मिक्सिंग करना सिखाते ये थे। किस सन की बात होगी? ये सन 2011-12 की बात है। अब मैं बीच बीच में आपको ना बहुत बेरहमी से टोक दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे मैं आपसे वहीं पे रोक के आपसे पूछ लूंगा, तो इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप बता सकते हैं अमूमन कितनी फीस ली गई थी, कुछ एक अप्रोक्सीमेट, और टाइमिंग क्या थी? आ, मुझे 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन बताया गया था कि 6 मंथ में आप जो है वीडियो एडिटिंग पूरा अपना कंप्लीट कर लेंगे। और उसकी फीस 19,000 समथिंग थी। अच्छा, 19,000 समथिंग, मतलब 19,000 20,000 के 20,000 के आसपास थी। आसपास थी। और ये किस और सन के आसपास की घटना है? 2011 की बात है। 2011 में 20,000 का वैल्यू भी। 2009 में मैंने इंटर कंप्लीट करके मैं बनारस आया था। अच्छा। और 2011 की ये बात है। हाँ। तो वहां से हटने के बाद, निकाले जाने के बाद उन्होंने मुझे निकाला नहीं। वो तो पहली आपने बात निकाला होगा। पहली बात कि उन्होंने हमें निकाला नहीं। जी जी। मैंने फीस का पहला इंस्टॉलमेंट पे किया। अच्छा और पे करने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने एक वीडियो एडिटिंग लैब में मुझे शिफ्ट कर दिया, अच्छा, किसी और जगह किसी और जगह। उनके यहाँ खुद का क्लासेस नहीं चलते थे ना, उनके पास खुद के टीचर्स थे। ओके। तो मुझे भी ये लगा कि अगर कहीं मुझे शिफ्ट कर रहा है तो अच्छा है यार, काम करने का एनवायरनमेंट मुझे मिलेगा, जबकि सीखने और काम करने में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्लासेस करने के बाद आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, वो चाहे जो भी फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो ऐसा हुआ तो मैंने क्या किया कि वहाँ गए हम, तो हमसे, अब मुझे समझ में आया बहुत दिन बाद ये सारी बातें समझ में आई। तो हमसे उस समय कहा जाता था कि आप क्या करो कि पहले मैग्नेटिक टेप चलते थे। हाँ, डीवी मैग्नेटिक टेप चलते थे। और उस ये समय मैग्नेटिक में टेप ऐसा होता, मैं सॉरी मैं आपको ऐसे रोक रहा हूँ। मैग्नेटिक टेप ऐसा होता था कि एक छोटा सा कैसेट जैसा होता था, जिसमें पहले वीडियो फुटेज रिकॉर्ड की जाती थी और उसको बाद में इरेज करके फिर से री रिकॉर्डेबल टेप जैसा होता था वो। तो हाँ, तो हमसे ये बोला गया कि आप क्या करो कि सबसे पहले वो डीवी कैसेट खरीद लो। उसके लिए हमसे 100 रुपए चार्ज किए जाते थे हर दूसरे दिन, ओ, नए के नाम पे। और उसी मैग्नेटिक टेप को रिवाइंड करके हमें फिर से कैमरे में डाल के दे दिया जाता था। सिखाने के नाम पे क्या किया जाता था कि आप छत पे चले जाओ, और छत पे चले जाओ और क्या करो कि रिकॉर्ड करके लाओ। अच्छा, पूरे हाँ, सिटी रिकॉर्ड का करके। footage। हाँ, और मुझे केवल यही बताया गया कि ये बटन है, इससे जूम होगा और इससे रिकॉर्डिंग होगी। रिकॉर्ड अच्छा, ये करके लाओ। जूम इन जूम आउट होगा हाँ, और ये रिकॉर्डिंग होगी। तो ऐसा हुआ तो हम जाते थे। कुछ शुरुआत में कुछ दिनों तो मजा आता था, क्योंकि उसमें 250x जूम था। ओ, 250 काफी दूर तक आप देख सकते थे। 250x जूम था। तो हम छत पे जाते थे, नए लड़के थे, हाँ। किसी छत पे लड़कियां उड़कियां रहती थी तो जूम करके उसको देखते ये खतरनाक रहा होगा। लेकिन 1-2 दिन के बाद फिर ये समझ में आया कि यार इससे कुछ होने वाला फ्यूचर नहीं है। नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर मैं गया, उनसे बोला, तो वो लोग बोले कि ऐसे ही सीखा जाता है। अच्छा अच्छा। तो मैं बोला कि सर इसमें कलर वलर के बारे में कुछ बताइए, ये मैग्नेटिक टेप लगता कैसे है इसको बताइए। तो लगभग 15 दिन ये मेरा सिलसिला चलता रहा। मैग्नेटिक टेप का मैं पेमेंट करता रहा, वो मुझे हर रोज एक कैसेट लगा के उसमें डाल के दे देते थे, और यही होता था। उसके बाद फिर हुआ, एक दिन मूड खराब हुआ, एक दिन सब्र का बांध टूटा और भाई साहब के अंदर का सनी देओल बाहर आया। और गए जी। तो उनसे बोले, तो वो बोले कि आप हमको नहीं जानते हो, क्लासेस चलेंगे, ऐसे ही क्लासेस चलते हैं। जी। और पास्ट मेरा भी कुछ ऐसा ही था। उनके ऊपर भड़के, और प्रॉपर ऑफिस में ही उनके भड़के। जी। तो कहे उनका, मेरा बोलने का टोन यही था कि यही मेरा बोलने का टोन था उनसे बात करते करते टेबल पे, और क्रोध में था मैं। तो बोलने का टोन, तो वो कहे हमको नहीं जानते हो। हम कहे तुम हमको नहीं जानते हो। फिर ऐसे ही झगड़ा लड़ाई हुआ, बहुत कुछ हुआ। मतलब एक गुरु को जो ना बोलना चाहिए था वो हमने बोला। अरे, तो जहाँ पे ठगी नीति आती है वहाँ पे गुरु और शिष्य का तो सिस्टम ही खत्म हो जाता है। हाँ, तो वही हुआ। फिर उसके बाद एक मिले जिनको मैं गुरु मानता हूँ, प्रथम गुरु, हाय।
कार्य क्षेत्र का। नाम जान सकते हैं? नाम है उनका दीपक गुप्ता। अच्छा, दीपक गुप्ता। हाँ, दीपक गुप्ता जी हैं। और उन्होंने मुझे इस फील्ड में प्राथमिक ज्ञान दिया, अच्छा, बेसिक का उन्होंने आपको वो बताया। समझाया। और अगर काम आज करने ये का दीपक गुरुजी, मैं भी बोल सकता हूँ कि अगर वो देख रहे होंगे तो उनको आई गेस बहुत प्राउड फील करेंगे कि सर आपको आज भी भूले नहीं है और आपके बारे में आज भी शेयर कर रहे हैं। हम हालांकि इस फील्ड में, इस क्षेत्र में अमूमन मैंने देखा है कि लोग भूल जाते हैं। नहीं तो दीपक सर ने हमको सब कुछ, मैं कभी सर नहीं उनको बोलता हूँ, अच्छा। हमेशा से भैया भैया ही करते हैं। जी और हम लोग का रिश्ता अच्छा रहा है, इसे हंसी मजाक सब कुछ चलता रहता है। जी। तो फिर उन्होंने सिखाया, वीडियो एडिट करना सिखाया। और कुछ दिन सीखने के बाद उन्होंने कहा कि अब तुम अपना स्टार्ट करो। स्टार्ट करो। अच्छा, उन्होंने मोटिवेशन दिया हाँ, कि आप उन्होंने कहा कि अपना तुम अपना व्यवसाय start शुरू करो। करिए। क्या बात है। तो ऐसे ऐसे फिर मेरा स्टार्टिंग हुआ। तो आप अभी तक ये एक छोटा स्टूडियो की बात हो रही थी। मैं आपको, आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि इनका बनारस में अपना खुद का सबसे पहला पॉडकास्ट स्टूडियो कह लीजिए, या फिर आप एक वेडिंग फोटोशूट के लिए, प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए, पोस्ट वेडिंग फोटोशूट के लिए, फोटोशूट की क्लासेस के लिए, या फिर आप कह लें कि बेबी शूट हो या मैटरनिटी शूट हो, या आप मॉडल शूट या प्रोडक्ट शूट के बारे में भी अगर इनसे कह दें तो इनका पहला स्टूडियो है बनारस में। ऐसा कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इस तरीके का इंडोर स्टूडियो अभी तक नहीं था बनारस में, तो इन्होंने पहला स्टार्ट किया है। और जो पॉडकास्ट शूट हो रहा है, ये इन्हीं के स्टूडियो में शूट भी हो रहा है और ये पहला पॉडकास्ट इन्हीं का हो रहा है। तो इसमें ये स्टूडियो खोलने के पीछे मेरा मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न मेरा ये था ना कि जैसे इसमें फोटोग्राफी का क्रेज़ है। हाँ। और आदमी अपने हर एक मोमेंट को फ्रीज करके रखना चाह रहा है, कोई भी हो, हम हो, आप हो, हर कोई चाहता है। हो। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई, जैसे लोग मैटरनिटी फोटोशूट का क्रेज़ है, हाँ, ट्रेंड है, और किड्स फोटोग्राफी का एक अलग ही ट्रेंड है। डेफिनेटली वो बर्थडे भी मना रहे हैं लोग महीने महीने वाइज। हाँ, महीने वाला बर्थडे, तो और न्यू बॉर्न बेबी फोटोग्राफी, ये जो चीज़ें हैं जिसमें दो चीज़ें बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। जी। दो केस में जैसा कि मैटरनिटी शूट के लिए और न्यू बॉर्न फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ भी न ज़्यादा ट्रेवल कर सकती हैं जी। न किसी स्पॉट पे जा सकती हैं। जी। और न्यू बॉर्न घर में छोटा बच्चा है, 5 दिन का, 10 दिन का, 8 दिन का, तो उनका फोटोशूट हम आउटडोर कभी नहीं कर सकते। नहीं, वो जर्म्स हैं, वायरसेस हैं, जर्म्स बहुत सारे है, सब कुछ है, नहीं कर सकते थे। ये सोच के हमने इंडोर स्टूडियो बनाया। और दूसरा रीज़न ये था कि फोटो मैटरनिटी शूट कराने का सबकी इच्छाएं होती हैं, बट इतने महंगे कॉस्ट थे कि जिसकी वजह से कोई शूट नहीं करा पाता। लाइक किस तरीके के कॉस्ट महंगे थे? फोटो शूट के, जैसे एक फोटोग्राफर है तो वो एक मैटरनिटी शूट का एक 20-25 फोटो का पैकेज अगर वो देता है, एक रील्स देता है, एक फोटो फ्रेम देता है, तो कम से कम वो 6 से 7 हज़ार रुपये चार्ज करता है। अच्छा, इसमें गाउन वाउन भी रहता है या नहीं, वो सारी चीज़ें लोगों को क्या करना पड़ता है कि परचेस करना पड़ता है कि मतलब एक गाउन अगर आदमी परचेस करने जाता है तो उसका 6 से 7 हज़ार रुपये लग जाता है। और मान लीजिए 5,000 का ही एक गाउन आया तो वो 10 हज़ार रुपये प्लस प्रॉप्स अलग से हैं जो कि फोटोग्राफर प्रोवाइड नहीं करता है, कोई भी फोटोग्राफर नहीं प्रोवाइड करते हैं लोग। तो 10,000 रुपये वो और 5-6 हज़ार रुपये फोटोग्राफर का, तो वो हो जाता था 15,000 रुपये। तो इतने पैसे सभी लोग लगा के शूट नहीं करवा पाते थे। और वो गाउन्स का यूज भी लोग बाद में कर नहीं पाते थे। हाँ, टेल गाउन्स होता है और ऐसे मॉडर्न टाइप के गाउन्स होते हैं जिनको लोग फैमिली में नहीं पहन पाते, तो दोबारा उसका कोई यूज नहीं था। तो वेस्ट ऑफ मनी को रोकने के लिए आपने ऐसा कर दिया। तो हमने एक स्टूडियो में एक ऐसा प्लान लाया जी कि जिससे एक रेगुलर कमाने खाने वाला व्यक्ति भी अपनी शौक पूरा कर सकता है। शौक पूरा करने का मतलब है कि हम फोटो शूट हो, मैटरनिटी शूट हो, फैमिली फोटो शूट हो, चाहे फिर वो हो किड्स फोटोग्राफी, जी, बर्थडे फोटोग्राफी, अच्छा,
इंडोर प्री बर्थडे फोटोग्राफी, सॉरी अच्छा। बर्थडे फोटोग्राफी नहीं, प्री बर्थडे फोटोग्राफी। वो आप इंडोर में भी सेटअप इंडोर करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, विथ प्रॉप्स, विथ लाइट, विथ मेकअप ओह माय गॉड। और विथ ड्रेस। जस्ट स्टार्ट है 1499 रुपए से। भाई साहब, मतलब आप समझ रहे हो 15,000 की फोटोग्राफी को इन्होंने 1499, 1500 अमूमन मान के चले कि इतने में सिमेट के रख दिया है। आप कोई भी एक शूट मात्र 1500 में करा सकते हो यार। तो मैं लाइफ का हर वो दौर देखा हूँ। एक मजदूर आदमी भी अगर 700-800 रुपए कमा रहा है तो वो इसके बारे में सोच सकता है, कि वो करा सकता है अपना। और 15,000 रुपए का बजट सबका नहीं। हाँ, ये सोच के हमने ये इंडोर स्टूडियो स्टार्ट किया। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी सवालों का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कई बार आपका जो भी है। तो मैं जैसे बहुत सारे फोटोग्राफर को जानता हूँ, उनके साथ अमूमन बहुत सारी समस्याएं ये भी होती हैं कि वो डेटा मैनेज नहीं कर पाते हैं। लाइक जैसे कार्ड वार्ड लेकर के आए, वो शूट नहीं कर पाए। आपने तो इतनी सारी शादियां शूट की होंगी, तो इनका डेटा आप कैसे मैनेज करते थे? किस तरीके से रखते हैं, रख रखाव क्या? जैसे हर चीज के लिए एक टीम मैनेज करना होता है। जी जी। टीम मैनेज करने का मतलब यह है कि मैंने एक एक दिन में 14-14 वेडिंग्स कवर करवाए हैं अपने एक टीम से। दिन में 14 शादियां शूट करी है आपने? हाँ, एक क्या दिन में बात 14-14 वेडिंग्स मैंने कवर करवाए हैं, जी। और टीम के साथ ही ये पॉसिबल हो पाया है। हाँ, तो टीम मेंबर भी आपके रहे हैं। हाँ। बट अमूमन सी चीजें हैं यार कि अगर आप इतनी सारी आपका इतना सारा सेटअप रहा है तो आप टीम के बिना नहीं कर सकते हैं। तो ये टीम को मैनेज करना और टीम का सिलेक्शन करना, और आप ट्रेनिंग दे करके टीम मैनेज करते हैं या कैसे? और आगे ट्रेनिंग आप करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में जरा सा कुछ। जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं जी। सबकी सैटरडे और संडे में मैं क्लासेस लेता हूँ। अरे। क्लासेस लेता हूँ इन द सेंस क्या है कि उनके जो भी डाउट क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं क्लियर करता हूँ। और ये आप तो ड्यूरिंग शूट भी बता सकते हैं, बताते हैं? ड्यूरिंग शूट क्या है कि मैं अगर उनको बताने लगूँ, उनको समझाने लगूँ तो शूट डिस्टर्ब होगा। और कस्टमर ने, क्लाइंट ने मुझे शूट के पैसे दिए हैं, वहाँ ले जाके स्टूडेंट Training तो नहीं कर क्लासेस चलाने के मुझे पैसे नहीं मिलते। डेफिनेटली। ठीक है, तो इसके लिए प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है। अगर शूट पे आपको मान लीजिए जाना है, जैसे कि आपने पूछा मुझसे कि कैसे आप मैनेज करते हैं, तो शूट के लिए जब जाना होता है तो मैं प्रॉपर लिस्टिंग करता हूँ। अच्छा, पार्ट्स के, प्रोडक्ट्स हाँ, के, क्या बात है, कि क्या कल क्या? शूट पे जाना है तो क्या क्या इक्विपमेंट्स जाएंगे। हाँ, इससे छूटता नहीं है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग भी करते थे। हाँ, लिस्टिंग किया जाता है कि इस साइट पे ये प्रोडक्ट जाना है और ये बंदा जाएगा। हाँ, सबका पहले से प्री प्लान रहता है कि होता है आप कि इस इनको जगह यहाँ पे जाना जाएंगे। है। ऐसे होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा फोटोग्राफर्स लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि जो एक से ज्यादा वेडिंग्स एक दिन में कवर करते हैं। जितने भी फोटोग्राफर दोस्त हैं मेरे जो एक से ज्यादा वेडिंग्स एक दिन में कवर करते हैं, उनके साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि डेटा मिस हो जाता है। हाँ, कार्ड का मैनेजमेंट, ऐसा कह सकते हैं कि वो हाँ। एक कार्ड मैनेज, क्योंकि रातों रात जगना होता है, और अगर आज शूट किया, कल शूट किया, परसों शूट किया, तो चीजें भूलने लगती हैं। रीजन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी टीम को पूरे ग्रुप को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, हाँ और मैं भी शूट पे जाता हूँ। हाँ शूट से आया, मान लीजिए कि मैं भोर में 3 बजे शूट पे से आ गया। हाँ, भोर में 3 बजे शूट पर से आ गया, तो आने के बाद क्या हुआ कि मैं सोया हूँ। वो मेरे ऑफिस में आए, वो ऑफिस में मेरे आए, जो मेरे टीम मेंबर्स हैं आए और कार्ड निकाल के ऐसे ही रख के चले गए, या फिर लाए कैमरा रख के ऐसे ही चले गए। तो क्या होता है कि कैमरा लग के चले गए, एक ही मॉडल्स के अगर 5 कैमरे आपके पास हैं तो क्या हुआ कि कौन किसका कार्ड है, कौन किसका कार्ड है, कौन किसका कार्ड है, सब हाँ, कुछ डिस्टर्ब हाँ, मिक्स हो जाता है। तो इसका मैंने एक सिस्टम बना, मैं भी झेला हूँ, मेरे भी हाँ, नहीं तो मिस बिना हुए चले हैं। तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसका एक सिस्टम बनाया कि जो टीम जाती है वो वहां से आती है तो प्रॉपर बैग का सेटअप चार्ज वार्ज लगा के ऑफिस में, और कार्ड कैमरे से निकाल के उसको एनवेलप में डाल के उस पर उनका नाम, क्लाइंट का नाम, डेट और अपना नाम जी। लिख के वो रख के तभी वो जाए, और उसी नाम से ही उनकी अटेंडेंस लगती है। क्या बात है, अगर वो कार्ड नहीं है तो भाई आप नहीं आए हो, इसका आपकी मतलब है सैलरी काट। कि अगर वो कार्ड नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आप मेरे शूट पे नहीं गए। अरे, तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी ऐसा। हाँ। तो आप क्लासेस के बारे में कुछ कह रहे थे कि आप क्लासेस अभी भी, मतलब अगर मान लीजिए आपसे कोई पढ़ना चाहता हो और आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हो, तो ये आप करा सकते हैं अभी भी? हाँ, कराते हैं। आप कराते हैं अभी भी? तो इसका कुछ चार्जेस वार्जेस आप डिस्क्लोज कर सकते हैं या?
आने के बाद ही बता पाए। आने के बाद ही। अच्छा, आफ्टर डिस्कशन, अगर आप क्लासेस इनसे लेना चाहते हो तो ये आफ्टर डिस्कशन आपसे बता देंगे, क्योंकि वो आपको भी एक बार इंटरव्यू लेंगे कि भाई आप कैसा कर पा रहे हो, एंड देन उस हिसाब से जैसे आपको किस लेवल का आपको सीखना है। हाँ, राइट राइट। तो इतने के बाद अगर एक और छोटा सा क्वेश्चन होता है फोटोग्राफर